साथियों नमस्कार। मैं रामजी गुप्ता एक बार फिर आपके सामने आरटीआई एक्ट 2000 एक्ट के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं अपने इस यूट्यूब प्रेजेंटेशन के माध्यम से। साथियों देखिए, आप जो आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में आप सभी जो है अभी काफी परिचित हैं, क्योंकि अभी एक्ट को इम्प्लीमेंट हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। लगभग 16 साल के आसपास का समय व्यतीत हो चुका है। 2005 और 2022 में है। 16 साल के बाद अभी लेटेस्ट एक जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई एक्ट की प्रोविजन 41B को लेकर के। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि ये जो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 है, धारा 4 जो है, और उसका 1B, ये जो ऑब्लिगेशंस है पब्लिक अथॉरिटी का, जो मेरे ख्याल से ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पब्लिक अथॉरिटीज जो है ये सेक्शन 4 को इम्प्लीमेंट कर लें, यानी जो उनका ऑब्लिगेशंस है उसको अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, और जिसका अभी ऑडिट के लिए भी ऑर्डर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में उसको ऑडिट किया जाता है, अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा जो आरटीआई का मूल पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, वो उसमें कम से कम 60-70% जो है वो मेट हो जाएगा। हमारा 60-70% जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये दिखे, ये न्यूज आइटम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है 22 तारीख को, यही 22 जनवरी 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। किसी जो है वो PIL के उसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लगा हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन इशू किए हैं, देखिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को नोटिस दिया है ऑन प्लीज सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन इन आरटीआई एक्ट में। आरटीआई एक्ट के बारे में जो है जो प्रोविजंस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैं 41B की बात कर रहा हूं, तो उस पर जो है एक सेंटर को नोटिस इशू किया है। ये नई दिल्ली की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे sought response from the center on a plea seeking effective implementation of a provision of the Right to Information Act, which mandates public authorities to sue motor disclosure vital in information about their functioning। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस इशू किया है कि आरटीआई एक्ट के द्वारा जो मैंडेट किया गया है, जो एक्ट बना है, उसमें जो पब्लिक अथॉरिटीज का ऑब्लिगेशन है सो मोटर डिस्क्लोजर का, वो जो सबसे वाइटल एक ये मान लीजिए आपकी धारा है, उस पर जो है एक डायरेक्शन इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को। ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस, जिसमें वो जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जो न्यायाधीश बैठे हुए थे माननीय श्री SK कौल एंड MM Sandres, issued notice to the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions and orders on the plea। तो ये दोनों जज की जो है डबल जज की ये बेंच थी, और उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को जो है ये डायरेक्शन इशू हुआ है। द टॉप कोर्ट वॉज हियरिंग ए प्ली। टॉप कोर्ट जो है एक प्रतिवेदन या एक केस लगा था, एक उस पर हियरिंग चल रही थी, फाइल्ड बाई किशन चंद जैन, सीकिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। यानी सेक्शन 4 में जो भी ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटीज का, उस पर एक किसी ने केस लगाया था। उस केस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और फिर डायरेक्शन इशू किया है। और ये जो डीलिंग विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, इस विषय में सेक्शन 41B ऑफ द आरटीआई एक्ट लेज डाउन। सेक्शन जो 41B है आरटीआई एक्ट का, उसमें क्या मैंडेट किया गया है, क्या डायरेक्शन है, क्या कानून बना हुआ है कि the information which should be disclosed by public authorities on a suo motu or proactive basis। यानी इसमें यह कहा गया कि किसी को जो आइडियल सिचुएशन है, यानी किसी को आरटीआई लगाना ही ना पड़े, और suo motu डिस्क्लोजर स्वतः जो है पब्लिक अथॉरिटीज अपनी तरफ से जो भी कार्य प्रणाली है दफ्तर की, वो सब जो है उस पर वेबसाइट पे डाले, ताकि लोग जो है वेबसाइट के माध्यम से जो है देख सकें। सेक्शन 4.2 एंड सेक्शन 4.3 प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसिमिनेशन of this information।
सेक्शन 4(2) और 4(3) में ये बताया गया कि कैसे वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट में डाली जाए और ताकि पब्लिक उसे आसानी से जो है एक्सेस कर सके। द PIL कंटेंट, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लगा हुआ था, कंटेंडेड दैट द प्रोविजन इज द सोल ऑफ RTI विदाउट विच इट रिमेन्स एन ऑर्नामेंटल। इसमें सीधा जजमेंट में आया है कि अगर RTI की आत्मा की बात की जाए तो ये सेक्शन 4(1)(b) जो है, या पूरा 4(1)(2)(3), ये जो है 4(1) की B में 17 जो है इसमें पॉइंट्स हैं, ये आत्मा है RTI एक्ट की। पब्लिक अथॉरिटीज का क्या ऑब्लिगेशन है, अगर सारी पब्लिक अथॉरिटीज जो है बिल्कुल नियम संगत जो है ये सारा डिस्क्लोजर कर दें जो दफ्तर में काम हो रहे हैं और पब्लिक के सब संज्ञान में आए, तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार, करप्शन या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो भी इसका जो है RTI एक्ट का जो है जो उद्देश्य है वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। तो ये जो है उसकी आत्मा है, और वरना अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है 15 साल के समय में निकल जाने के बाद भी, तो समझिए ये ऑर्नामेंटल है, यानी एक्ट जो है केवल एक सौंदर्य की या गहना बन करके रह जाता है, उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं रह जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कह रहे हैं। तो साथियों ये आप तक ये बात मुझे पहुंचानी थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को संज्ञान लिया और ये माना है कि सेक्शन 4(1)(b) में जो पब्लिक अथॉरिटीज का जो है ऑब्लिगेशन है, जिसका कि अभी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट के माध्यम से ऑडिट कराने का भी है, थर्ड पार्टी ऑडिट भी है उसमें, CIC भी कुछ डिपार्टमेंट का जो है ये ऑडिट करेगा, और ये सब जो है CIC के पास रिपोर्ट भेजने का है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। हर पब्लिक अथॉरिटी के जो ऑब्लिगेशन है उसको अगर ठीक ढंग से पूरा किया जाए, उसका अपडेशन सही ढंग से किया जाए, उसमें R&D लगातार होता रहे कि डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से ये खोज करता रहे कि क्या और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में डाले ताकि वेबसाइट जो है और अपग्रेड होती रहे और उसमें समृद्ध होती रहे, और हर एक्टिविटी जितने भी लोग संस्थान में काम कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ी हुई शक्तियां, उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र, सब कुछ वेबसाइट में डालना है। तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, एक हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए आगे ये जो PPT चेंज कर रहे हैं हम, सेक्शन 4(1) की धारा जो है B आ गई आपके सामने, और ये 120 दिन के अंदर ही, आज की बात नहीं है, 15 साल 16 साल बाद की बात नहीं है, ये जो है 120 दिन के अंदर ही ये सब चीजें हर पब्लिक अथॉरिटी को करना था। पहला पॉइंट है सेक्शन 4(1)(b) का जो है, ये आप देखिए रोमन 1, द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज, यानी जिस संस्थान में जितना भी फंक्शंस हो रहा है, जो भी ड्यूटीज है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सब का पार्टिकुलर्स जो है, सबकी जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट में डालिए। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस यूनिट में, इंडिपेंडेंट यूनिट में, और सरकार का जो संस्थान है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या उनका जो है ड्यूटीज है, कर्तव्य है, क्या उनको फाइनेंशियल अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हर चीज जो है वो वेबसाइट में डालना है। ये देखिए 17 पॉइंट तक ले चलते हैं आपको। द प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, इंक्लूडिंग चैनल्स, और फिर बाद में उसका सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी किसकी है, उत्तरदायित्व क्या है और कैसे उसको जो है सुपरविजन उसका होता है, ये सारा कुछ जो है आपको वेबसाइट में डालना है। द नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज ने जो भी नॉर्म्स सेट किए हुए हैं फंक्शंस को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी जो फंक्शंस हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए, वो सब भी वेबसाइट में पड़ा होना चाहिए। रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इट, जितने भी जो है नियम, कानून, इंस्ट्रक्शंस, कायदे, मैनुअल्स जो है और जितने भी दस्तावेज, रिकॉर्ड्स, वो सारे जो है जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में हैं, वो या उनके उस संस्थान में काम करने वाले एम्प्लॉयज में, वो सब जो है वेबसाइट में डालना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके, लोग उसको जो है एक्सेस कर सकें। ए स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी क्या कैटेगराइजेशन है, उसका एक स्टेटमेंट, एक सूची बना करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं वो, और वो उसकी सूची जो है वेबसाइट में डालिए। The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof, यानी जो भी
पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है उसमें लोगों का कैसे जो है मत लिया जाएगा, पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, उनका कंसल्टेशन कैसे लिया जाएगा, उसके लिए अगर कोई जो है पॉलिसी बनी हो तो वो सब वेबसाइट में होना चाहिए, ताकि वो जिस समय भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए तो उनके जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें रहे, उनका भी कंसल्टेशन रहे। ये पूरा जो है वेबसाइट में सिस्टम जो है पड़ा होना चाहिए। जितनी भी मीटिंगें, बोर्ड हैं, काउंसिल्स हैं, कमेटीज, उनके जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन सब की मीटिंग्स के मिनट्स जो है वो सब वेबसाइट में डालना है। ए डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, डायरेक्टरी जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे नाम और डेजिग्नेशन वगैरह होते हैं, वो सब जो है वेबसाइट में डालना है। आगे देखिए ये 9 पॉइंट तक हुए हैं और 17 पॉइंट तक ये देखिए आपके सामने है इस पीपीटी में। मंथली उनका रिम्यूनरेशन कितनी तनख्वाह वो पाते हैं, टैक्स कितना देते हैं, वो हर चीज जो है उसमें, बजट कितना एलोकेट हुआ है संस्थान को और उसकी प्लानिंग कैसे की गई है, फिर बजट का उसका एक्सपेंडिचर, यानी हर चीज जो डिस्बर्समेंट कैसे पैसे का किया गया है, वो जो पब्लिक मनी है वो सब जो है आपको डालना है। द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम एंड अमाउंट अलॉटेड एंड द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी हैं, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं उस सब्सिडी प्रोग्राम के, उन सबका नाम, सारा पर्टिकुलर्स नाम वो पूरा जो है वेबसाइट में होना चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ कंसेशन परमिट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड बाई इट, जितने भी कंसेशन और परमिट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको भी ग्रांट किया जाता है, वो उसके रेसिपिएंट्स जो है उनका नाम की लिस्ट वो वेबसाइट में डालना चाहिए। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाई इट रिड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन संस्थान की वो रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वेबसाइट पे हो, ताकि बहुत आसानी से जो है वो एक्सेस किया जा सके किसी भी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी जो सिटीजन है जो अथराइज है इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस एक्ट के द्वारा, एक्ट ने जो है एम्पावर जो किया हुआ है भारतीय नागरिक को, वो कहीं से बैठे जो है उस दफ्तर की सूचना ले सके, उसके बारे में जान सके। The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room if maintained, कोई लाइब्रेरी अगर मेंटेन हो रही है तो उसका वर्किंग आवर्स पता हो, कैसे वहां पब्लिक का कोई भी आदमी जाकर के जो है उनको देख सकता हो, वो सारी ड्रिल जो है वो उसमें वेबसाइट में है। अब आप देखिए इसी तरह से जो है ये 16वां पॉइंट जो है नेम्स, डेजिग्नेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके अलावा जो उस यूनिट का पीआईओ है, सीपीआईओ है और एपीआईओ है, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एपीलेट अथॉरिटी का अपीली अधिकारी कौन है, जो सीनियर ऑफिसर है, जहां आप जो है 19(1) के तहत जो है अपील में जाएंगे, वो सब जो है वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए। सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब एंड देयर आफ्टर अपडेट दीज पब्लिकेशंस, और हर साल ये जो जितना भी वेबसाइट है वो जो है उसको अपडेशन चाहिए। और बराबर इसमें हमारा एक मत और था कि अगर रियल टाइम अपडेशन हो, जैसे मान लीजिए जिस समय चेंजेस हो और ऐसा लिंक हो कि ऑटोमेटिक कोई मैनुअल इसमें फीडिंग ना करना पड़े, ऑटोमेटिक कोई ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा है तो जो अगला ऑफिसर आ रहा, पीआईओ बन रहा, तो तुरंत ऑटोमेटिक जो है वो वेबसाइट में चला जाए, ऐसा कोई रियल टाइम हो सिस्टम, ताकि ये अपडेशन वाला काम, जहां भी अपडेशन मैनुअल रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई एरर हो जाएगा, कोई इसमें जो है फिर ऑडिट कराना पड़ेगा, उसमें जो है नॉन कन्फर्मिटी लगेगी, फिर उसको सही कराइए, तो इसी प्रोसेस में हम लोग लगे रहेंगे। तो ज्यादा बेटर है कि हर चीज जो एक्टिविटी हो वो सब जो है ऑनलाइन हो, और ऑनलाइन जो भी हम डालें, जैसे ही वो चीज करें, ऑर्डर करें किसी चीज का, वो तुरंत जो है उस वेबसाइट में चली जाए और उसका ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाए। बजट नया एलोकेट हो, तुरंत जैसे ही मिनिस्ट्री से एलोकेट हो तुरंत वो चला जाए। डिस्बर्समेंट जैसे ही हम किसी को कर रहे हैं, उस आदमी का नाम छप जाए कि कौन बेनिफिशियरी है, या बजट किसको जा रहा है और किस तरह से किस मद में खर्च हो रहा है, यानी हर चीज जो है वो रियल टाइम में जो है अपडेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। और अगर ये सेक्शन 4 का साथियों इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वास्तव में जो है जो एक सपना संजोया गया है कि भारत में जो है भ्रष्टाचार जो है कम हो जाए, और जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज है जो हमारा पब्लिक के पैसे से संचालित हो रही हैं, वो उसका जो है पूरी तरह से जो उपयोग हो और जो संस्थान का उद्देश्य है वो पूरा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज के ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो हर संस्थान पूरा कर दें तो हमारा आरटीआई एक्ट की जो आत्मा है वो सजीव रहेगी, और हम इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है निश्चित रूप से जो है सुनिश्चित हो जाएंगे कि ये हमारा जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी के अलावा जो हमारा जो है ये ऑब्लिगेशंस या अकाउंटेबिलिटी, वो सब जो है मीट हो जाएगा।
इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।